Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had done with the concept of personality and some theories of personality जिसमें कि हमने टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच एंड टाइप कम ट्रेट अप्रोच की सभी थ्योरीज को डिस्कस कर दिया है. जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यू जस्ट गो एंड check out these videos as well. So today I'm going to discuss with you the next approach of a personality that is psychoanalytic approach जिसके अंतर्गत हम फ्रूड्स की साइकोएनालिटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं. तो वेरी फर्स्ट वन इज साइकोसेक्चुअल थ्योरी. और सिगमंड फ्रूड क्या करते हैं, अपनी इस थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं सेक्चुअल अर्जेस पे, सेक्चुअल एक्टिविटीज़ पर. इसलिए इस थ्योरी को हम साइकोसेक्चुअल थ्योरी कहते हैं. सिगमंड फ्रूड ने ये थ्योरी प्रपोज की है, इसलिए सिगमंड फ्रूड थ्योरी कहते हैं. साइको एनालिटिक थ्योरी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में मन का विश्लेषण किया जाता है, मन की अवस्थाएं बताई जाती है सिगमंड फ्रूड के द्वारा कि मन को जो है हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं. इसलिए इस थ्योरी को हम साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं. फिर है लास्ट साइको डायनेमिक थ्योरी. अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल इन नेचर. अब चेंजेबल क्या है, हमारा मन क्या है, चंचल है. चंचल मन की अवस्थाओं के बारे में ये बताते हैं. इसलिए इस थ्योरी को हम साइको एनालिटिक के साथ साथ साइको डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. अब सिगमंड फ्रूड क्या कहते हैं कि अगर हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है हर स्टेजेस में, किसी भी तरह का कोई भी फिक्सेशन नहीं होता है, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी प्रॉपरली शेप अप होती है हर स्टेजेस में. फिर बात करते हैं कि फ्रूड इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. अब मनोविश्लेषणवाद के इनको जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मन की स्थिति को समझा है, मन चंचल है और मन का विश्लेषण किया है. Next is Freud used the analogy of an iceberg to describe the three level of mind. अब सिगमंड फ्रूड ने क्या कहा है, थ्री लेवल ऑफ माइंड को इन्होंने कंपेयर किया है एक आइसबर्ग से. अब आइसबर्ग क्या है, एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जिसमें से कि जो विजिबल पोर्शन है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको कहा है कॉन्शियस माइंड. और जो इनविजिबल पोर्शन है, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो कुछ पोर्शन तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है. और इसके साथ साथ जो पोर्शन बिल्कुल बीनीथ है, सबसे नीचे है, उस पोर्शन को कहा है अनकॉन्शियस माइंड. तो समझते हैं सबसे पहले कॉन्शियस माइंड क्या है. ऑन द सरफेस इज कॉन्शियस विच कंसिस्ट ऑफ दोज थॉट दैट आर द फोकस ऑफ आवर अटेंशन नाउ एंड दिस इज सीन एज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अब ये जो कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसके बारे में आप अवेयर होते हैं, करंटली जिसके बारे में आपको पता होता है कि क्या चल रहा है, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है. फिर नेक्स्ट इज सबकॉन्शियस. अब सबकॉन्शियस इसको जो है प्री कॉन्शियस भी कह लेते हैं. तो सबकॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ ऑल विच कैन बी रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी. अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी माइंड का वो वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारी स्टोर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, कि जिसमें जो स्टोर्ड मेमोरी होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होती है. अब जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो आपका वो वाला पोर्शन है जिसमें कि आपकी हिडन मेमोरीज स्टोर होती है, आपकी रिप्रेस्ड फीलिंग होती है जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं, शेमफुल थॉट्स, कुछ आपके पेनफुल मेमोरीज. ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं. तो ये आपकी जैसे सेक्सुअल अर्ज होगी, अग्रेशन है, इम्पल्सिव नेचर है आपका, आपको नहीं पता कब आपको गुस्सा आ जाए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है. समझते हैं, पिक्चर से क्लियर करते हैं. जैसे अभी कहा था कि सिगमंड फ्रूड ने क्या किया है, एक आइसबर्ग से कंपेयर किया है माइंड की तीन अवस्थाओं को, जिनमें कि जो विजिबल पोर्शन था ये कॉन्शियस माइंड है, जो बीनीथ पोर्शन है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, ऐसे थॉट, तो ये क्या है आपका, ये अनकॉन्शियस माइंड है. अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये बीच वाला ऐसा पोर्शन है जो कि आपके कॉन्शियस में लाया जा सकता है आपके एफर्ट करने पर. अगर आप मेमोरी से चीज़ों को आप रिट्राइव करते हो, उसको आप जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाते हैं, तो उसके बारे में आप अवेयर होते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हैं. तो वो चीज़ें क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से कहाँ आती है, कॉन्शियस माइंड में आती है. तो ये कॉन्सेप्ट है आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का. और कहा जाता है कि 90% ऑफ जो आपका माइंड है वो आपका बिलो द वाटर है. जो आपका अनविजिबल पोर्शन है ये 90% है, सिर्फ 10% ही आपका कॉन्शियस माइंड है.
नेक्स्ट बात करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है किन फैक्टर्स के आधार पर शेपअप होती है, कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो वेरी फर्स्ट वन इज, ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि हर एक स्टेजेस में आपकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। अगर फिक्सेशन है उस स्टेज में, उस पर्टिकुलर स्टेज में, तो आपकी पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी के कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो रही है। साथ ही साथ जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है 3 काइंड्स ऑफ माइंड, कि आपके जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन, जो तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की वही जो अभी हमने आइसबर्ग में डिस्कस किया था कि माइंड की जो होती है 3 स्टेजेस होती है। कॉन्शियस माइंड जिसको चेतन मन कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बेहोश मन या अवचेतन मन, अवचेतन नहीं, अचेतन मन भी कहते हैं। अब जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एज पर फ्रॉइड द कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड consist of these mental activities of which we are aware, such as our thought, feeling, sensation, immediate awareness, analyze, thinking, planning, short term memory। तो ये सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में आप अवेयर होते हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड है। जैसे कि आपको अभी पता है कि आप सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपका माइंड है, ये कौन से माइंड में ये चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये आपके कॉन्शियस माइंड में है। नेक्स्ट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो मेंटल एक्टिविटीज अबाउट विच पीपल में बिकम अवेयर ओनली इफ दे वांट टू अटेंड इट क्लोजली, कि अवेयर तभी हम हो सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप अवेयर है कि हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में ये एक्टिविटी चल रही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो इस इंफॉर्मेशन या इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप जिस माइंड का यूज करोगे तो वो माइंड है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आसानी से एक्सेसिबल नहीं होती है वो चीज़ें। आप क्या है, क्लू देके या प्रॉपर कंसंट्रेट करके इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, तो वो आपका कहाँ होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज एंड रिएक्शंस आर स्टोर्ड विच आर पार्शली फॉरगेटन, जिनको हम भूल चुके थे, लेकिन वो कहाँ स्टोर है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और प्रॉपर क्लू मिलने पर, प्रॉपर कंसंट्रेट करने पर उन चीज़ों को रिट्राइव किया जा सकता है। सो सबकॉन्शियस कंटेंट इज नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल टू अवेयरनेस। कंटेंट कैन बी ब्रॉट बैक इफ समवन गिव्स द क्लू और इंडिविजुअल कैन कंसंट्रेट ऑन रिकॉल। हैं अनकॉन्शियस माइंड की। अब अनकॉन्शियस माइंड में वो मेंटल एक्टिविटीज अबाउट विच पीपल आर टोटली अनअवेयर, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ स्टोर होती है? आपके अनकॉन्शियस माइंड में। इन अनकॉन्शियस माइंड बिहेवियर इज कंट्रोल, और आपका जो बिहेवियर है वो मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड, और ये लार्जेस्ट पोर्शन है आपके माइंड का, क्योंकि जब हमने आइसबर्ग की बात की थी तो 90% माइंड है जो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो भी कंट्रोल होता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। तो आपका जो ये अनकॉन्शियस माइंड है उसमें ऐसी चीज़ें स्टोर होती है जिनके बारे में आप खुद भी अवेयर नहीं होते हैं, लाइक आपके सेक्सुअल अर्ज, आपके ड्राइव, मोटिव्स, इंट्यूशन, एग्रेशन, आपका एंगर। आपको नहीं पता कब आपको गुस्सा आ जाए, आप सोच के गुस्सा तो नहीं करते हैं ना किसी पे, अचानक से वो कहीं से आता है, तो ये जो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, जिनके बारे में आप खुद भी अवेयर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ हैं? आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। सो आपके इस अनकॉन्शियस माइंड में हिडन मेमोरीज, रिप्रेस्ड फीलिंग, पेनफुल थॉट, शेमफुल थॉट, पेनफुल मेमोरीज, ये सारी एक्टिविटीज़ भी स्टोर होती है, जिनके बारे में हम जानबूझकर जो है इनको भूलना चाहते हैं। इंटेंशनली हम इन चीज़ों को अवेयरनेस में नहीं लाना चाहते हैं, जानबूझकर इनको भूलना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाती है? आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका बिहेवियर कंट्रोल होता है।
सो इस पिक्चर को देखते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कॉन्शियस माइंड जब हमने देखा था कि ये जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और आइसबर्ग के अकॉर्डिंग ये जो विजिबल पोर्शन है ये आपका कॉन्शियस माइंड होता है। इसमें क्या होता है, आपके करंट थॉट्स और आपका जो परसेप्शन होता है ये आपके कॉन्शियस माइंड में होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सब कॉन्शियस की, तो ये वाला पोर्शन होता है जो आसानी से जो है कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये नीचे वाला पोर्शन है बिलो द वाटर वाला। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी मेमोरीज, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। उसके बाद अगर हम बीनीथ जाके देखें, अगर हम अंडर वाटर जाके देखें, तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। हमारा जो इद होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके सेक्सुअल अर्जेस, एग्रेशन, इंस्टिंक्टिव, फियर, सेल्फिश नीड, शेमफुल एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी शेप अप होती है। वो है इद, ईगो, सुपर ईगो। तो समझते हैं, सबसे पहले हम पिक्चर से समझते हैं कि इद क्या है। अब ये जो इद होता है ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है वो आपको करना है उस समय, मतलब जो चाहते हो आप वो आप करना चाहते हो। उसके लिए आपको नहीं पता कि ये सही है या गलत है, डजेंट मैटर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आपको उससे फुलफिल करना है, चाहे जो मर्जी करनी पड़े। तो वो आपके अंदर का इद बोलता है। अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो क्या होता है, जो मोरालिटी पे वर्क करता है कि क्या सही है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करोगे। जो गलत है तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, चाहे जितने हद तक लोग बोलेंगे कि ये सही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर मोरालिटी आपकी कह रही कि ये गलत है तो वो चीज़ गलत है। फिर बात करते हैं ईगो की। ईगो क्या है, आपके रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो आपके अंदर का ईद है वो बोलता है कि आई वॉन्ट चॉकलेट राइट नाउ, कि मुझे चॉकलेट खानी है और अब भी खानी है, जो मर्जी हो जाए। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खानी है। चोरी करो पर मेरी विश पूरी करो। तो ये वाली जो स्थिति है ये आपके ईद की होती है, ये आपके अंदर का ईद बोलता है। सुपर ईगो क्या बोलता है कि अरे बेटा यू आर ऑन सुपर डाइट, आप डाइट पे हो, आप चॉकलेट कैसे खा सकते हो। या फिर आप बीमार हो, आपको तो शुगर है, आप चॉकलेट कैसे खा सकते हो। तो यू आर फेलियर अगर आप इस चॉकलेट को खाओगे। तो ये मोरालिटी क्या है, आपको मनाही कर रही है कि हमने चॉकलेट नहीं खानी है, तो आप नहीं करोगे। लेकिन आपके अंदर का जो ईगो है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाता है, इन दोनों के बीच एडजस्टमेंट करता है। क्या बोलता है आपके अंदर का ईगो, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बोलता है अरे बेटा थोड़ा सा खा लो। ईद को भी सेटिस्फाई करता है, सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करता है कि ठीक है हम चॉकलेट खाएंगे, जस्ट लिटिल बाइट ऑफ द चॉकलेट, कि बस थोड़ी सी चॉकलेट खाएंगे जिसकी वजह से आपके ईद भी शांत होगा, साथ ही साथ आपके सुपर ईगो को भी ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो ईगो है वो क्या करता है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो। अब बात करते हैं कि ईद के अंदर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट्स को याद रखना है। तो ईद क्या है, आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स की, जो आपकी नीड है, आपके अर्जेस है, वो उसी समय फुलफिल होने चाहिए। तो इसलिए ये क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये आपकी जो ईद है, आपके इम्पल्सिव बिहेवियर है, ये कहाँ स्टोर होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें, ये एक्टिविटी स्टोर होती है। नेक्स्ट फ्रूट कहते हैं कि ये जो ईद होते हैं ये हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होते हैं, जिनको फ्रूट ने कहा है इरोज एंड थैनेटोस। अब ये जो इरोज होते हैं ये हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट होते हैं, जिसमें हम जीना चाहते हैं, खुशियों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सारी जो जीने की इच्छाएं हैं हमारी, लाइक इंटरकोर्स में आप शामिल होते हो, सेक्सुअल अर्जेस है आपकी, तो ये सारी आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट है। इसको जो है सिगमंड फ्रूट ने इरोज कहा है। दूसरी ओर आता है थैनेटोस। ये क्या है, आपके डेथ इंस्टिंक्ट, जो आपके डिस्ट्रक्टिव इच्छाएं होती है, लाइक डिप्रेशन, एरोगेंस, एंजाइटी, आपका एग्रेशन, ये कहाँ है आपका, ये आपके थैनेटोस होते हैं। ये आपके डेथ इंस्टिंक्ट है जो कि आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। ये आपकी डिस्ट्रक्टिव इच्छाएं होती है जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईगो के अंदर हमने कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो ईगो क्या करता है, आपके रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसको पता है कि आपकी हर विश जो है पूरी नहीं हो सकती है,
तो इसलिए ये क्या है, रियलिटी पर वर्क करता है। जो आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वैल्यूज़, एथिक्स, इनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो ये आपका जो है ईगो है, जो कि इस ईद और सुपर ईगो के बीच सामंजस्य बिठाता है, ना ईद को हर्ट होने देता है, ना ही सुपर ईगो को हर्ट करता है। तो ये क्या है, बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है ईद और सुपर ईगो के बीच। नेक्स्ट इज सुपर ईगो। अब सुपर ईगो क्या कहता है, ये आपके मॉरलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये आपके परफेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो आइए और अच्छे से समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। ये स्टोरी होती है एक बच्चे की। अब एक बच्चा कहाँ है, क्लासरूम में बैठा है और उस क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रही है। अब इस बच्चे को क्या होते हैं, काफ़ी प्यास लगती है और सामने क्या है, टीचर की बॉटल पड़ी है टेबल पर। ये हम ऐसे मान के चलते हैं, सपोज करते हैं। तो अब देखो इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है, अपनी वाटर बॉटल चेक करता है तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बच्चा क्या करता है, अपने इस बिहेवियर को शांत करने के लिए, अपने इस नीड को शांत करने के लिए फटाफट से आगे जाता है। मैम की परमिशन के बिना ही वो पानी पी लेता है और फटाफट से अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। क्या ऐसा करना उचित था? तो ये जो बिहेवियर उसने शो किया है, ये उसके अंदर का ईद बोला है। इसके अंदर का जो ईद है, उसने बोला है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी नीड है, उसे फुलफिल करो। आप जैसे मर्जी करो बट उसे फुलफिल करो। आपको नहीं पता कि वो सही है, गलत है, डजंट मैटर, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करो, आपकी जो विश है उसे फुलफिल करो। तो ये आपके अंदर का ईद बोलता है। लेकिन वहीं पर अगर ये बच्चा चुपचाप शांति से बैठता, पीरियड खत्म होने का वेट करता और उसके बाद ही फटाफट से बाहर जाता और पानी पीता, तो ये क्या है, उसके अंदर का सुपर ईगो बोलता कि जो सही है, क्योंकि सही तो यही था कि आप क्या करो, वेट करो, क्लास खत्म होने का वेट करो और जब मैम जो है क्लास से बाहर चली जाएगी तो अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे पानी मांगो या फिर बाहर जाके पानी पियो और अपनी प्यास को शांत करो। तो ये उसके अंदर का सुपर ईगो है। अब देखो थर्ड सिचुएशन क्या है। अगर बच्चा ऐसे करता कि देखो इसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है, इसको पता है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मैं मर भी सकता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा इस तरह से एक्टिविटी करता कि वो मैम से पूछता कि मैम मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं आपकी बॉटल से पानी पी सकता हूँ, तो अगर बच्चा इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता तो उसके अंदर का वो ईगो होता। क्योंकि देखो ईगो क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, ईद को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि मैम से वो परमिशन ले रहा है पानी पीने की। वो एक सही तरीका था अपनी इम्पल्स को शांत करने का, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का। साथ ही साथ इससे क्या होगा, आपका सुपर ईगो भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीज़ पूछ के कर रहे हो, आप एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से आप अपने इम्पल्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट है आपके ईद, ईगो, सुपर ईगो का, जिसमें कि जो आपका ईगो होता है वो रेफरी का काम करता है ईद और सुपर ईगो के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबिडो की। लिबिडो क्या है, आपका सेक्स ड्राइव। सिगमंड फ्रॉइड काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं इस वर्ड पर और इसी के आधार पर अपनी स्टेजेस देते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। अब लिबिडो क्या होता है, डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। इनके अकॉर्डिंग हर एक्टिविटी के पीछे सेक्सुअल अर्ज होती है, ये हमारे रिलेटेड है आपके ईद से। अब लिबिडो इज दैट पार्ट ऑफ द ईद स्ट्रक्चर दैट सीक्स इट्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी। कि ईद का वो हिस्सा है जो खुद को ग्रेटिफाई करता है, खुद को संतुष्ट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी से। तो मतलब ये एक तरह की ऐसी एनर्जी है जो हमें ड्राइव करती है एक ऐसे बिहेवियर की तरफ जो हमें प्लेजर दे। मतलब प्लेजर सीकिंग पे ये काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अदर ग्रेटिफिकेशन एंड शुड बी कंसिडर अ नॉर्मल नीड ऑफ एन चाइल्ड। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं, तो ये क्या है, हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, बेसिक नीड होते हैं, जिसको सेटिस्फाई करना, जिसको ग्रेटिफाई करना उतना ज़रूरी होता है जितना कि आपकी नॉर्मल नीड को सेटिस्फाई करना होता है। नेक्स्ट फ्रूड कहते हैं, फ्रूड स्ट्रेस दैट लिबिडो वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इवन इन द इन्फेंट। फ्रूड कहते हैं कि ये जो लिबिडो है, सेक्सुअल अर्ज है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ये आपके हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इवन इन द इन्फेंट, जो छोटा बच्चा होता है उसमें भी ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो इसने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे, जिसकी वजह से इनकी इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। पूछा जाता है सिगमंड फ्रॉइड ने कितने कंपोनेंट्स या कितने स्टेजेस की बात की है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। तो ये बात करते हैं 5 स्टेजेस की। फर्स्ट वन इज ऑरल स्टेज, सेकेंड इज एनल स्टेज, थर्ड इज फेलिक स्टेज,
फोर्थ इज लेटेंसी स्टेज एंड लास्ट वन इज जेनिटल स्टेज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज से, दैट इज ओरल स्टेज। देखो इसमें हम देखेंगे कि जो लिबिडो है वो किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है, ये हम देखेंगे। जैसे ओरल स्टेज है, इसमें बच्चा क्या करता है, प्लेजर सीकिंग करता है थ्रू माउथ ऑर्गन। अपने माउथ के द्वारा जो बच्चा होता है वो प्लेजर को गेन करता है, अपने लिबिडो को ग्रेटिफाई करता है। जैसे हर एक चीज़ को जो है मुंह में लेना, ब्रेस्ट फीडिंग करना। तो यहाँ पे जो माउथ है वो एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से बच्चा ग्रेटिफाई करता है, लिबिडो को शांत करता है। तो ऐसा सिगमंड फ्रूड कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, दैट इज एनल स्टेज। ये जो बच्चा होता है इसमें 1.5 से 3 साल तक का रहता है। अब देखो जो पहली स्टेज थी ओरल स्टेज, उसमें जो होता है बच्चा प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है और उसके अंदर जो ईद होता है वो शुरू हो जाता है। जो ईद होता है वो आपके जन्मजात होता है। जो सेकंड स्टेज है एनल स्टेज, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे आपका जो ईगो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो अवस्था है एनल स्टेज, देखो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे क्या है, बच्चे को एनल मैनिपुलेशन सिखाया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उसने किस तरह से जो है टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है। द चाइल्ड ड्राइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल मैनिपुलेशन। कि कोई बच्चा होता है उसको टॉयलेट जाना बार बार अच्छा लगता है, किसी को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, तो ये क्या है, उसका एनल स्टेज है जहां पर वो खुद को ग्रेटिफाई करता है थ्रू एनल मैनिपुलेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलिक स्टेज की। ये जो अवस्था है बच्चे की 3 से 6 साल तक की होती है। द चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनिटल्स। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ये जानने के लिए कि वो लड़का है, तो अपनी आइडेंटिटी को जानना चाहता है। तो यहाँ पे क्या करता है, खुद को सेटिस्फाई करता है, लिबिडो को शांत करता है अपने जेनिटल्स, अपने प्राइवेट अंग को टच करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है आपके फेलिक स्टेज में ही। अब ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब इसी स्टेज में ही अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। लाइक जो लड़की होगी वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो लड़का होता है वो अपनी मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसके पीछे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जैसे लड़की है वो एक, जो इलेक्ट्रा है वो एक लड़की का नाम है जो कि अपने फादर से शादी करने के लिए अपनी मदर को मार देती है और अपने फादर से शादी कर देती है। तो इस तरह का उनका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। अब सेम एज जो ऑडिपस होता है वो लड़का होता है, वो क्या करता है, अपनी मॉम से शादी करने के लिए अपने फादर को मार देता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेलिक स्टेज में ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। ऑडिपस आपने याद रखना, ऑडिपस लड़का है जो कि अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और साथ ही साथ जो लड़की है, लड़की इलेक्ट्रा है जो कि अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। फादर की मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन यहाँ पे देखी जाती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की। ये जो अवस्था है बच्चे की 6 से 13 साल की अवस्था है। देखो नाम से ही क्लियर है, लेटेंट का मतलब होता है छिप जाना या डोमेंट। तो यहाँ पे जो आपकी सेक्सुअल अर्ज है, लिबिडो है, वो पूरी तरह से छिप जाती है, पूरी तरह से लेटेंट होती है ये अर्ज। देयर इज द लेटेंसी स्टेज वेयर देयर इज अवॉइडेंस ऑफ सेक्चुअलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि देखो 6 साल का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले वो स्कूल जाता है, तो स्कूल एक्टिविटीज़ में इस तरह से इंडल्ज होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से इंडल्ज होता है, दोस्तों के साथ इतना खेलने में बिजी है कि ये जो अर्ज होती है, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये पूरी तरह से छिप जाती है। तो यहाँ पे लिबिडो क्या है, लेटेंट है, डोरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्टेज की, दैट इज जेनिटल स्टेज। अब ये जो जेनिटल स्टेज है ये रहती है प्यूबर्टी टू डेथ, टीनेज टू डेथ तक। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्चुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। यहाँ पे क्या होता है, देखो लेटेंसी स्टेज में हमने देखा था कि जो सेक्चुअल अर्ज है, लिबिडो है, वो लेटेंट होता था, लेकिन जेनिटल स्टेज में लिबिडो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। कहाँ पर, अपोजिट सेक्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है इस एज में, जेनिटल स्टेज में। तो अगर हम सिगमंड फ्रूड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी के इन 5 स्टेजेस की बात करें तो हर स्टेजेस में हमने देखा लिबिडो होता है, और ये जो लिबिडो होता है अलग अलग तरीके से एक्टिव होता है हर स्टेज में, और इसका सेटिस्फाई होना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हम आगे आने वाले स्टेजेस में प्रॉपर डेवलप हो सके। तो अगर इन स्टेजेस में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होता है लिबिडो का तो इंडिविजुअल हेल्दी पर्सनैलिटी में डेवलप होगा। अदरवाइज फिक्सेशन हुआ तो नेगेटिविटी की तरफ
हावी होता है, नेगेटिव एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है हर स्टेज में लिबिडो का सेटिस्फाई होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। अब समझते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। देखो, अगर आपको याद होगा ईद ईगो और सुपर ईगो के बारे में, तो हमें अच्छे से याद है कि जो हमारा ईद होता है वो हमारे इंस्टिंक्टिव प्रिंसिपल या प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ईगो आपके रियलिटी पे वर्क करता है, और आपका जो सुपर ईगो है वो आपकी मॉरलिटी पे वर्क करता है। यहाँ पे जो सारा काम है वो किसका है? आपके ईगो का, क्योंकि आपके ईगो को क्या करना पड़ता है, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, साथ ही साथ सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो देखो, सम टाइम क्या होता है, आपका ईगो भी तनाव में आ जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है इसको। ये एक रेफरी का काम कर रहा है, ईगो को भी सेटिस्फाई करता है, सुपर ईगो को भी। तो ईगो जो है तनाव में आ जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए ईगो क्या है, रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट करता है, कुछ ऐसे तरीके अपनाता है जिसकी वजह से ये खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तो ये जो शांत करने का, खुद को मनाने का तरीका, खुद को सेटिस्फाई करने का तरीका क्या कहलाता है? आपका डिफेंस मैकेनिज्म। Defense mechanism is initiated by Sigmund Freud in his psychoanalytic theory. Defense mechanism are psychological strategies that are unconsciously used to protect a person from an anxiety arising from unacceptable thoughts and feeling. ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव युक्तियाँ है, ये हमें एनजाइटी में जाने से बचाता है। ये एक ऐसे तरीके को अपनाता है जिसकी वजह से हम रियलिटी को तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपना तरीका ढूंढते हैं जिसकी वजह से हम खुद को सेटिस्फाई करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज अ नेचुरल या नॉर्मल प्रोसेस टू बूस्ट अप सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। तो ये काफ़ी अच्छी युक्तियाँ हैं, काफ़ी अच्छी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब ईगो को हम तनाव में आने से बचाते हैं, ये एक ऐसी युक्तियाँ होती हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म से, तो दैट इज रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या होता है? यहाँ पर आपकी इच्छाओं का दमन होता है, आप जानबूझकर अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। अब देखो क्या होता है, बचपन में अगर किसी के साथ एब्यूजिंग बिहेवियर हुआ हो तो हम उस थॉट को, उस फीलिंग को दबाना चाहते हैं। अब ये जो फीलिंग है इसको आप रिप्रेस करना चाहोगे, ये जो थॉट है ये कहाँ स्टोर हो जाएंगे? आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आपके सामने रियलिटी आएगी तो हर टाइम आपका जो ईगो है वो हर्ट होगा, क्योंकि रियलिटी तो आप इस चीज़ को मान ही नहीं पाओगे ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ क्या है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। तो इसके लिए क्या है, आप रिप्रेशन जैसी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से आप इन इच्छाओं को दबा देते हैं, आप इन इच्छाओं का दमन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हो आप, आपके जो पेनफुल थॉट्स होते हैं, हिडन मेमोरीज होती हैं, शेमफुल आपके फीलिंग होती है, उनको आप रिप्रेस करते हो, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हो ताकि आपका ईगो हर्ट ना हो। नेक्स्ट मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये है डिनाइल। अब डिनाइल में क्या करते हो? डिनाइल इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस। आप जो है अवेयरनेस से बचते हो, जिसकी वजह से आप जो है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। रियलिटी क्या है कि अगर हम स्मोकर को बोलते, कोई स्मोकिंग करता है, उसको अगर हम बोले कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। उसको पता है बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें लिखा भी होता है, लेकिन उस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो ईगो है वो तनाव में नहीं जाएगा। इसलिए ये इसने क्या है, अलग ही तरीका ढूंढा है, क्या, डिनाइल करने का, कि हम मानेंगे ही नहीं। तो फेलियर टू एक्सेप्ट रियलिटी इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से आप अपने ईगो को सेटिस्फाई रखते हैं, शांत रखते हैं। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूटिंग देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे क्या होता है, अपने जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम दूसरों पे थोपते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो एग्रेसिव बिहेवियर आप शो करते हैं किसी को लेकर, आप बहुत एंगर में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, हर टाइम आप उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उल्टा उसको कह देते हैं कि मैं तो इससे बड़े प्यार से बात करता हूँ, यही जो है मुझ पर गुस्सा करता है। तो कहने का मतलब है, पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रियलिटी। इंस्टेड कि वो रियलिटी के साथ ही छेड़छाड़ कर रहा है, वो इसी चीज़ को बोल रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करती, वो मुझ पे गुस्सा करते हैं। तो इससे क्या है, एंग्जाइटी को वो रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म कि इस तरीके से भी आप खुद को शांत कर रहे हो, खुद को जो है तनाव में जाने से बचा रहे हो।
सो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट। देखो नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है, सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज बॉस एट वर्क मे गो होम एंड किक द डॉग। तो यहाँ पे क्या है, कोई एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने बॉस से, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा एम्प्लॉय पे किया जाता है बॉस के द्वारा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है सेम टाइम पे वो गुस्सा नहीं शो कर सकता है बॉस पर, लेकिन वो घर आएगा कहीं पर अपने सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट पे उस गुस्से को निकालेगा। तो यहाँ पे जो है खुद को तनाव में जाने से वो रोक रहा है, किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट पे वो अपना गुस्सा निकालेगा, इसकी वजह से वो खुद को तनाव में जाने से रोकता है। तो ये तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है, दिस इज द मूवमेंट बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विद स्ट्रेस, कि वापस हम उस टाइम पे जाते हैं जो कभी एक्टिविटीज हम बचपन में किया करते थे। लाइक कभी हम परेशान होते थे तो हम अपने बेड गीला करते थे, कसमें खाना, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, तो ये एक्टिविटीज़ करते हैं हम रिग्रेशन में। फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करते हो, घर आकर अपने टॉयज़ के पास रोना शुरू करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप परफॉर्म करते हैं रिग्रेशन में, जिसकी वजह से आप जो है अपने ईगो को भी सेटिस्फाई करते हैं, ईगो को है ज़्यादा तनाव में जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे, कि जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है उसकी हेल्प से हम अपने इम्पल्स को शांत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमारी सेक्चुअल अर्ज है तो इस नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं थ्रू मैरिज। तो मैरिज क्या है, यहाँ पे एकमात्र सोशली एक्सेप्टेबल वे है जिसकी हेल्प से हम इस अर्ज को, इस नीड को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या होता है, कवरिंग अ वीकनेस बाय ओवर अचीविंग इन अनदर एरिया, कि अपनी एक वीकनेस को हम दूसरे फील्ड में जो है ज़्यादा अचीव करके उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा होता है, या किसी अदर फील्ड में या किसी अदर एस्पेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो वीकनेस है उसकी वो कंपनसेट हो जाती है और ईगो को भी ज़्यादा तनाव में आने से बचा सकता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। अब डिफेंस मैकेनिज्म के इस रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम खुद को वैसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे हम होते नहीं हैं, मतलब एक्सप्रेसिंग इमोशंस दैट आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट यू फील, कि जो आप एग्जैक्टली फील करते हैं लेकिन उससे अलग, उसके अपोजिट ही रिएक्ट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा क्रश है, लेकिन आप क्या करते हो, एक्टिंग लाइक यू हेट समवन बट यू रियली हैव अ क्रश ऑन हिम, कि आप एक्ट तो ऐसे करते हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हो, लेकिन दिल ही दिल जो है आपके लड्डू फूट रहे हैं, तो दिल ही दिल क्या है, आपका क्रश है उस पर्सन पर, लेकिन आप जो है रिएक्शन उल्टा करते हो, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस अलग तरीके से करते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डे ड्रीमिंग। अब ये डे ड्रीमिंग या फैंटेसी क्या है, देखो समटाइम हम क्या करते हैं, हम बैड फील करते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन अगर हम कल्पना कर दे, डे ड्रीमिंग करते हैं कि अरे वाह हमारी तो लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी लगने की अगर हमने कल्पना कर दी तो हम काफ़ी हद तक जो है उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं, काफ़ी हद तक खुश हो सकते हैं। तो डे ड्रीमिंग क्या है, आपके पास ऐसी तकनीक है, ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम तनाव में जाने से रोक सकते हैं, खुद को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, ईगो को हर्ट होने से बचा सकते हैं। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के इस टॉपिक को, तो हमने बात की कि पर्सनैलिटी को शेप अप करने के 3 एस्पेक्ट हैं। साइकोसेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने 5 स्टेजेस के बारे में बात की। देन एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हमने ईद ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसमें कि हमने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात की। तो आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।